हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11 का जो है वो सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं से हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन जो है क्लास 11 के अंदर स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेसिकली देखिए, अब हम यहाँ पे मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये मोशन किसके अलॉन्ग हो रहा है? स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है। तो अगर कोई भी बॉडी अगर किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्या होता है बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोशन of a body along a straight line, या हम स्ट्रेट या इसको हम स्ट्रेट पाथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है या स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स अगर वन डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स उस बॉडी के द्वारा जो मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है वो कौन सा मोशन हो रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन। अब चलिए इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ इस चैप्टर के अंदर क्या देखना है। तो सबसे पहला सिचुएशन जो हमारे पास आ जाता है वो यहाँ पे दो चीज़ है। मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किसी ना किसी इंस्टेंट पे वही बॉडी किस में आएगा? रेस्ट में भी आएगा। तो हमारे पास कहीं ना कहीं दो सिचुएशन क्रिएट होता है। तो सबसे पहला सिचुएशन हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मोशन। और वहीं पे दूसरा सिचुएशन अगर देखा जाए तो हम क्या ले सकते हैं? रेस्ट। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कभी भी मोशन और रेस्ट जो है ये कोई फेनोमेनन नहीं है, ये अपने आप में एक सिचुएशन है। हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सिचुएशन में मोशन में है तो वो अगले सिचुएशन में किस में आ सकता है? रेस्ट में आ सकता है। या हो सकता है अगर कोई बॉडी इस सिचुएशन में मोशन रेस्ट में है तो अगले सिचुएशन में हो सकता है क्या किस में कंसीडर किया जाएगा? मोशन में किया जाएगा। यानी कि एक ही बॉडी एक पार्टिकुलर टाइम में अगर रेस्ट में है तो दूसरे टाइम में वो किस में है? मोशन में है। तो ये कोई फेनोमेनन नहीं है, ये अपने आप में क्या है? एक सिचुएशन है। ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहला चीज़ हम इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं मोशन। इसको कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसका डेफिनेशन कैसे क्रिएट होगा। मान लेते हैं आप गए थे टिकट काउंटर पे रिजर्वेशन कराने के लिए। आपने किसी ट्रेन ए को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर देखा था, और जब आपने देखा था उस समय पे टाइम हो रहा था 10:30, यानी कि आप इसको AM ले लीजिए। और आप जब टिकट कटा करके वापस जा रहे थे तो आपने क्या देखा? यही ट्रेन ए जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर, मान के चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर था, और उस समय टाइम कितना हो रहा था? 11 AM। तो सिचुएशन को ये समझना है, ट्रेन हमारा ए ही था, लेकिन जब हम स्टेशन पे टिकट कटाने के लिए जा रहे थे रिजर्वेशन काउंटर पे, तो हमने इसी ट्रेन को कहाँ पे देखा था? प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर। और उस समय टाइम कितना हो रहा था? 10:30 AM। और जब मैं टिकट कटा के वापस आया तो मैंने इसी ट्रेन ए को ही मैं किस प्लेटफॉर्म नंबर पे देख रहा हूँ? 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ। और वहाँ पे टाइम देखा जब मैंने घड़ी में तो कितना बज रहा था? 11 AM। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ? बेसिकली हमारे पास क्या हुआ? अगर आप इस सिचुएशन को समझिए तो टाइम हमारा बेसिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि 10:30 AM से 11 AM के अंदर आधे घंटे का डिफरेंस हो रहा है। तो टाइम कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और आप ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर था और कुछ समय के बाद प्लेटफॉर्म नंबर कहाँ पे आ गया? 5 पे। तो कहीं ना कहीं हम ये इंडिकेट यहाँ पे कर सकते हैं कि इस बॉडी का जो पोजीशन है वो भी पोजीशन क्या हो रहा है? पोजीशन भी क्या हो रहा है हमारे पास? चेंज हो रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे देखा टाइम चेंज हो रहा है,
और साथ ही साथ हमारा पोजीशन भी उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि 10:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था वो 11 o'clock प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे है। तो टाइम चेंज, पोजीशन चेंज। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो वो ऑब्जेक्ट किस में कंसीडर किया जाता है, मोशन में। तो आप इसको इजिली यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन of an object with respect to टाइम। सीधी सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो वो ऑब्जेक्ट किस में कंसीडर किया जाता है, मोशन में। बहुत ही सटीक डेफिनेशन है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा सिचुएशन हमारे पास रेस्ट में है। आपने क्या देखा, कोई बॉडी हमारे पास बी है, आपने प्लेटफॉर्म, आपने मान लेते हैं इस बॉडी को आपने कहीं पे देखा, मान लेते हैं इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था 10:30 AM के ऊपर। आप फिर वही स्टेशन पे आप जा रहे थे रिजर्वेशन कराने के लिए। आपने कोई ट्रेन बी है जिसको आपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखा 10:30 AM पे, और आप जब टिकट कटा के वापिस आए तो यही ट्रेन कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे था, 1 पे ही था। लेकिन उस समय पे टाइम कितना हो रहा था, आप ये कह सकते हैं 12:10 PM। अब यहाँ पे सिचुएशन को समझिए, ये टाइम क्या हो गया हमारे पास, 10:30 AM से 12:10 PM हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो गया, टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप स्टेशन पे जा रहे थे तो आपने जो ट्रेन बी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखा था 10:30 AM पे, आप जब टिकट कटा करके वापस आ रहे थे तो उसी ट्रेन को आपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही देखा। लेकिन उस समय पे टाइम कितना हो रहा था, 12:10 PM, यानी कि 12:10 PM था। तो कहीं ना कहीं आपको 10:30 AM से 12:10 PM तक टाइम तो चेंज हो गया, क्योंकि टाइम कभी भी स्टेशनरी हो ही नहीं सकता है। टाइम हमेशा क्या है, वेरिएबल है। तो टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन क्या इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ, नहीं, यानी कि नो चेंज इन पोजीशन। आप यहां पे लिख सकते हो नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो यानी कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट किस में कंसीडर किया जाता है, रेस्ट में। हम लिख सकते हैं इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप यहां पे लिख सकते हैं इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट किस में कंसीडर किया जाता है, रेस्ट में। तो वेरी सिंपल, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोशन और रेस्ट बेसिकली क्या है। ये अपने आप में दो सिचुएशन में हो सकता है कि अगर कोई बॉडी किसी सिचुएशन में रेस्ट में है तो वो हो सकता है किसी सिचुएशन में वो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सिंपल दिमाग में रखना है कि इफ़ देयर इज, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि इफ़ देयर इज चेंज, आप यहीं पे लगा सकते हैं इफ़ देयर इज, यहाँ से एरो दे दीजिए, इफ़ देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि बहुत ही सिंपल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन में है। अगर उस बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, डेट मीन्स टाइम चेंज होगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो बॉडी किस में कहलाएगा, रेस्ट में आएगा। आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेन स्टेशन के रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है, लेकिन आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि आप ट्रेन के अंदर किसी बोगी के अंदर बैठे हुए हैं किसी सीट पे। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप किस में है, रेस्ट में है। लेकिन ट्रेन स्टेशन के रिस्पेक्ट में, डेट मीन्स प्लेस के रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। तो ट्रेन अगर स्टेशन या प्लेस के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो आप भी प्लेस या स्टेशन के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में किस में, रेस्ट में। क्योंकि अगर मान के चलिए S5 में 6 नंबर बर्थ पे बैठे हुए हैं तो अभी भी आप मान के चलिए दिल्ली से वही ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन चला गया तो अभी भी तो आप S5 में 6 नंबर बर्थ पे ही बैठे हैं। तो ट्रेन का प्लेस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज, आपका भी प्लेस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज। तो प्लेस के रिस्पेक्ट में, स्टेशन के रिस्पेक्ट में तो आप दोनों ट्रेन और आप दोनों मोशन में, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप तो अभी भी वहीं का वहीं है। तो कहीं ना कहीं
आप ट्रेन के अंदर किस में है, रेस्ट में है, लेकिन आप प्लेस के रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। अगर आप वही ट्रेन से उतर करके प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो तो आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में किस में कंसीडर किए जाओगे, मोशन में कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब तक ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, तो मोशन में टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होगा तो बॉडी किस में कंसीडर किया जाएगा, रेस्ट में किया जाएगा। चलिए, एक्चुअली अभी आप लोग जो ये स्टडी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। तो हम लोग देखते हैं ये मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं मैकेनिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैकेनिक्स, ये बेसिकली मैकेनिक्स होता क्या, मैकेनिक्स को हम कैसे समझेंगे, तो बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी अपने आप को कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। यानी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हो तो वो बॉडी जो रिएक्ट करता है, आप कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर का जो आप एनालिसिस कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई दो बॉडी आपस में कोलाइड किया, तो कॉलिजन के दौरान कहीं ना कहीं क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, यानी कि बाय द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो उसके बाद वो बॉडी कॉलिजन के दौरान कैसे रिएक्ट करेगा, उसका सिचुएशंस क्या होगा, दैट मीन्स हम जब उसके बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं, जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं मैकेनिक्स के अंदर एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि वेरी सिंपल है कि किसी बॉडी के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, उसके बिहेवियर का जो एनालिसिस करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। यानी कि एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो इस मैकेनिक्स को बेसिकली हम एनालिसिस किस सिचुएशन में करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशन। देखो, किसी बॉडी के ऊपर जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो दो ही सिचुएशन अप्लाई कर सकते हो, या तो बॉडी रेस्ट में हो और या फिर बॉडी मोशन में हो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो दैट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक्स। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स। यानी कि एस्थेटिक्स का मतलब हो गया व्हेन द बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक्स। लेकिन वहीं पे कोई बॉडी मोशन में, जैसे मान के चलिए आप बाइक को 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ड्राइव कर रहे हो और सडनली आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक इज आल्सो बिहेव लाइक ए एक्सटर्नल फोर्स। तो गाड़ी कैसे रिएक्ट करेगा, तो उस केस में जब एनालिसिस करोगे तो वही क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स कहलाएगा। यानी कि कोई बॉडी मोशन में है तब जा करके आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके बिहेवियर का एनालिसिस करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। यानी कि डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या हो गया, डायनामिक्स का मतलब हो गया डायनामिक्स क्या हो गया, व्हेन द बॉडी इन मोशन। अब डायनेमिक्स का भी दो सिचुएशन होते हैं। पहला हम एक को कह सकते हैं काइनेटिक्स और दूसरे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले काइनेटिक्स क्या होता है। देखिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किसी न किसी फोर्स की वजह से है, तो जो भी उसका कॉज ऑफ मोशन है अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। अगर हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स। वेरी सिंपल, आप यहां पे लिख सकते हैं CAUSE, कॉज ऑफ मोशन इज कंसीडर्ड। यानी कि कॉज ऑफ मोशन जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। और जहां पे कॉज ऑफ मोशन नॉट कंसीडर्ड,
यानी कि जहाँ पे जिस सिचुएशन के अंदर कॉज ऑफ मोशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि मैकेनिक्स के अंदर आपको हर जगह पे लगभग पॉइंट ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगा। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो अगर किसी बॉडी का जो एक्चुअल साइज है, अगर वो उससे ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है जो अपने साइज से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है, तो हम उस केस में उस ऑब्जेक्ट को क्या मान के चलेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान के चलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लेते हैं कोई भी एक मेट्रो स्टेशन को ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। आप देखिए किसी भी मेट्रो स्टेशन को आप देखते हैं तो अपने आप में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप अगर उसी चीज़ को आप उसी चीज़ को प्लेन से, जो कि बहुत ही हाइट के ऊपर है, आप वहाँ से उसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, उसी मेट्रो स्टेशन को देखोगे तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा। या हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं एक प्लेन जो कि हमारे जो रनवे पे जब रहता है तो कितना बड़ा दिखता है, लेकिन वही जब कितना बहुत ज़्यादा फीट ऊंचाई पे रहता है तो वो प्लेन किसके तरह दिखाई देता है, एक चिड़िया की तरह दिखाई देता है। दैट मीन्स जब प्लेन टेक ऑफ लिया तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर लिया, अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो उस केस में जो वो प्लेन है वो किसके तरह बिहेव होने लगेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव लगेगा। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक बोर्ड है, यहाँ पे हमने एक इतना छोटा सा क्या कर लिया, एक सर्कल को बना दिया। अब ये सर्कल का अपना कुछ ना कुछ साइज होगा, लेकिन अगर इसी सर्कल को हम कुछ ज़्यादा डिस्टेंस से जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक डॉट की तरह नजर आएगा। तो उस एक्चुअली क्या हुआ कि हम, यानी कि उस केस में ये जो सर्कल है वो किसके तरह बिहेव करने लगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने इसको डिफाइन भी कर रखा हूं कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज, यानी कि कोई बॉडी जब अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है एक रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। वही मैंने यहां पे लिखा हूं, इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है रिगार्डिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो बच्चे नीट का पेपर देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लिखोगे तो वहाँ पे हो सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन में रहेगा, यानी कि व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स, उस केस में उसके रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हो तो उस केस में वो बहुत छोटा सा नजर आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए ये दिल्ली कितना बहुत बड़ा है, ये दिल्ली क्या है, बड़ा है। जैसे मान लेते हैं इंडिया कितना बड़ा है, लेकिन अगर इसी इंडिया को हम वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे तो बहुत एक छोटा सा पोर्शन दिखाई देता है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, मान के चलिए इंडिया कितना बड़ा है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर मैं पार्टिकुलर बिहार को पॉइंट आउट करूंगा तो वो कितना छोटा सा दिखाई देगा। यानी कि एक्चुअली जो उसका साइज है उससे हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस से हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस केस में वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसको और एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरिए आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी प्लैनेट्स है, जब वो किसी सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो कहीं ना कहीं जब उसके रोटेशन को, उसके रिवॉल्यूशन को, उसके मोशन को जब आप स्टडी करते हो तो उस केस में भी वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलिए अर्थ सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, लेकिन अर्थ के मोशन को जब हम स्टडी करेंगे ना तो उस केस में अर्थ किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जो कि बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बहुत मतलब डेट मीन्स सब कहते हैं 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यानी कि कोई ट्रेन है जो कि 1000 किलोमीटर के जर्नी को क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो उस केस में ट्रेन का जो साइज है उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो उस केस में वो ट्रेन किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो स्पेस या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब नेग्लिजिबल हो जाए, बहुत ही स्मॉल हो जाए, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, किस केस में वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा, या हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा।
तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी मोशन के अंदर, अब जो हम मोशन को देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जानते हैं, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप देखते हो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 डायरेक्शन होता है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, ये हमारे पास जेड एक्सिस, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसको एक्स मानूंगा तो ये अगर मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो इधर राइट में अगर हम जाते हैं तो एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट में आते हैं तो एक्स नेगेटिव, अप जाते हैं तो वाई पॉजिटिव, डाउन आते हैं तो वाई नेगेटिव, अगर हम फ्रंट में जाते हैं तो जेड पॉजिटिव, बैक में जाते हैं तो जेड नेगेटिव, यानी कि टोटल पॉसिबल डायरेक्शन हमारे पास 6 हो जाते हैं। तो मेन तो डायरेक्शन हमारे पास 3 ही है, एक्स वाई और जेड। तो मोशन तो मोशन का जो हम लोग डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे, अगर कोई भी बॉडी एक पार्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन को ट्रेवल करेगा तो दैट मोशन इज कॉल्ड एज मोशन इन 1D। यानी कि एक तरह से आप यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो मोशन इन 1D। तो बहुत ही सिंपल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लीजिए, जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई बॉडी इसी एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है तो ये किसका एग्जांपल कहलाएगा, मोशन इन 1D। अब यहीं पे अगर मैं इसी सिचुएशन को समझूं, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D, 2D का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, दिस इज देयर ए पॉइंट और दिस इज देयर बी पॉइंट। तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, x1 कोमा y1, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 कोमा y2। तो यहाँ से देखिए जब आप इस डिस्टेंस को लोगे तो ये किस एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग। तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसका कौन सा पोजीशन हो गया, ये इसका पोजीशन हो गया हमारे पास y1। और जब आप यहाँ से यहाँ के एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो ये इसका किस पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, x1। ठीक उसी तरह से जब आप इसका यहाँ पे पोजीशन देखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 को। लेकिन आप जब यहाँ से इसका पोजीशन यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, x2। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी, ठीक है, x1 और x2, यानी कि आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि अगर कोई ट्रेन एक पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में, यानी कि अपने ट्रैक पे, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पे अगर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन 2D को समझने के लिए बेहतरीन एग्जांपल क्या है, जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इस मोशन को भी आप मोशन इन ए 2D मान सकते हो। या हम कह सकते हैं कोई कार अगर जिगजैग रोड पे ट्रेवल कर रहा है या किसी लेवल रोड पे ट्रेवल कर रहा है तो वो कौन सा मोशन कंसीडर किया जाएगा, मोशन इन 2D। सिंपली वहाँ पे मतलब 2 डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन 2 डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, एक साथ चेंज हो रहा है। यानी कि सपोज करते मैं ऐसे करके जा रहा हूँ तो अगर मेरा पोजीशन x, जैसे मान लीजिए ना कि कोई कार अगर जिगजैग रोड पर ट्रेवल कर रहा है तो उस कार का पोजीशन जो है x और y दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस केस में वो कार किस में कंसीडर किया जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन में कंसीडर किया जाए। और बेहतरीन एग्जांपल है 3 डायमेंशनल मोशन। बहुत ही सिंपल, मान के चलिए आप जैसे पतंग को उड़ाते हैं तो पतंग का जो मोशन पूरे स्काई में जो हो रहा है, पूरे खुले आसमान के ऊपर जो पतंग मूव कर रहा है वो किस में मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है, क्योंकि उस पतंग का जो पोजीशन है वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि किसी बॉडी का, यानी कि बहुत ही सिंपल, आप यहीं पे लिख सकते हैं मोशन इन 3D। मैं यहीं पे लिख देता हूं मोशन इन 3D, 3 डायमेंशनल मोशन हम कह सकते हैं। मोशन इन 3D का मतलब क्या हो गया, बहुत ही सिंपल, मोशन इन 3D यानी कि जैसे कोई पतंग को आप आसमान में उड़ा रहे हो तो उस पतंग का जो पोजीशन है वो एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो बॉडी किस में कंसीडर किया जाएगा, मोशन प्लेन। जैसे कोई प्लेन है जो कि स्काई के अंदर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे उसका पोजीशन भी क्या हो रहा है, तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे मान के चलिए मैंने क्या किया, ये चॉक होल्डर है और मैं इसको ऐसे से रोटेट करा रहा हूँ, इस खुले कमरे के अंदर रोटेट करा रहा हूँ, तो बेस्ट एग्जांपल है किसका, मोशन इन 3D का। क्योंकि इसका जैसे हम ये चॉक होल्डर को ऐसे से रोटेट कर रहे हैं तो इसका जो पोजीशन है वो तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आई होप मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D आपको बहुत अच्छे से समझ, यानी कि एक एक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास मोशन का यहाँ पे टाइप्स है बेसिकली, तो मोशन को नॉर्मली हम लोग 2 कैटेगरी में मानते हैं। एक को हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को कह देते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस में
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो मोशन कौन सा कंसीडर किया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये आप लोग सब जानते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। मतलब दैट मीन्स हर एक इंस्टेंट पे टाइम इंटरवल और डिस्टेंस का इंटरवल बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म। और जहाँ पे टाइम का इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल सेम नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। आप इसको एक एग्जाम्पल के आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals of टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर अगर वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तो वो कौन सा मोशन माना जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माना जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का जो इंटरवल है वो तो इक्वल है लेकिन जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स अनइक्वल, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो बॉडी किस में कंसीडर किया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। आप इसको छोटा सा एग्जांपल के जरिए भी समझ सकते हो। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं मैंने डिस्टेंस ले लिया और ये हमारे पास क्या है, टाइम है। डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है और टाइम किस में है, सेकंड में। मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30। और यहाँ पर मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो आप यहाँ पे देखिए टाइम का इंटरवल हमेशा कितना का है, 2 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का है, 2 का है। और डिस्टेंस का इंटरवल यहाँ पे कितना का है, 5 का। हर एक के बीच में आप देखो डिस्टेंस का इंटरवल कितना का आ जाएगा, 5 का। तो कहने का मतलब, और इसके बीच में भी डिस्टेंस का इंटरवल 5, यानी कि आपने क्या देखा, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा तो नॉन यूनिफॉर्म में बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास डिस्टेंस है जिसको हमने मीटर में ले लिया और ये हमारे पास टाइम है जिसको हमने किस में ले लिया, सेकेंड में ले लिया। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं डिस्टेंस जैसे हमने ले लिया 5, 20, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 ले लेते हैं और उसके बाद हमने क्या ले लिया 35। और डिस्टेंस का इंटरवल अभी भी क्या है 2, 4, 6 और 8। तो आप टाइम का इंटरवल देखिए 2, टाइम का इंटरवल 2, यानी कि टाइम का इंटरवल बिल्कुल इक्वल है। लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल देखिए यहाँ से यहाँ के 5 और 20 में कितना का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 20 और 30 में कितना का डिफरेंस है, 10 का। और 30 और 20, 35 में कितना का डिफरेंस है, 5 का। तो आपने क्या देखा कि ये 2 सेकेंड के अंदर 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है और अगले 2 सेकंड में ये 10 मीटर जा रहा है, सॉरी अगले फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर वो 15 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर 10 और नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर 5। तो आपने ये देखा कि टाइम का इंटरवल तो बिल्कुल सेम है लेकिन क्या डिस्टेंस का इंटरवल सेम है, नहीं है। तो ये कौन सा कहलाएगा, यहीं पे यहाँ पे ये कौन सा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरा हमेशा याद रखिएगा कि हर नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देख ही लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए एक्चुअली हमारे पास क्या है, मान के चलिए कि कोई बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिस इज़ पॉइंट ए, कोई बॉडी यहाँ से लेकर के ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके और ये यहाँ पे आ गया और दिस इज़ देयर पॉइंट बी। यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं अगर मैं इसका आईपी मतलब इनिशियल पॉइंट कहूँ तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फाइनल पॉइंट।
यानी कि अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे ये क्या है हो गया डेस्टिनेशन हो गया। यानी कि कोई बॉडी जो है वो ए से चलना स्टार्ट किया और इस तरीके के पाथ को अडॉप्ट करते हुए कहाँ पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। अगर आपसे इस केस में कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी, तो इस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा वही हमें क्या देगा, डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस हमेशा क्या देता है, टोटल पाथ लेंथ। ऑब्जेक्ट जिस तरीके से भी डिस्टेंस को कवर करेगा इनिशियल से डेस्टिनेशन तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, वो जितने भी डिस्टेंस को कवर करेगा जिस तरीके से भी, वो सारे डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, सारे पाथ का जो लेंथ होगा वही हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। लेकिन अगर वहीं पे डिस्प्लेसमेंट को समझा जाए तो बहुत ही सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट हम किसको मान के चलेंगे, तो देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका फाइनल पॉइंट है। दोनों के बीच में अगर मैं इस डॉटेड लाइन को यहाँ पे जोड़ दूँ तो ये कुछ लाइन हमें कैसा नज़र आ रहा है, स्ट्रेट नज़र आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम इसी को सिंपल कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, और टोटल पाथ लेंथ को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस। यानी कि जहां कहीं भी डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस के आगे आप ये लिख सकते हो टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। लेकिन वहीं पर जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट, स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आप कह सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी कि किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप उसके अंदर क्लिक करके लिंक के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।